अस्सलाम वालेकुम। सियासत में मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं और अगर वक्त पे फ़ैसले ना दें तो उसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है। इस वक्त PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातों का इम्तहान है। इम्तहान ये है कि IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है और रुकने की बहुत सी वजूहत हैं और बड़ी वजह उसमें से इस वक्त जो एक है वो तेल की कीमतों में इजाफा ना होना है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कीमतों में इजाफा करने की बजाय जब उनकी हुकूमत गिरने वाली थी तो 10 रुपये कमी कर दी। उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस और ऊपर चली गई। तो हमने जो IMF के साथ एग्री किया हुआ है, जो मुआहदा साइन किया हुआ है, उसकी रोशनी में तो अभी तो 50 रुपये तकरीबन दोनों डीज़ल की भी और पेट्रोल की कीमत ऊपर चली जानी चाहिए थी, वो हमने बढ़ाई नहीं है। और ये जो कोलिशन है इस कदर कमज़ोर है और दूसरी तरफ जल्द से जुलूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तगड़े हो रहे हैं, वो दबाव में वो करने से भी गुरेज कर रहे हैं। और यही सूरत हाल लेकर इस वक्त PMLN की टीम लंदन में बैठी हुई है नवाज़ शरीफ और इसहाक डार के साथ। इसहाक डार और नवाज़ शरीफ मैं ऑन एयर बड़ी ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ कि कीमतों में इजाफे की दोनों मुखालफत कर रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल वो कीमतों में इजाफे के हक़ में। शाहिद खाकान अब्बासी वो दरमियानी रास्ता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्ट्रेटजी तय कर लें, अगर तो कीमतों में इजाफा करना है तो अभी करें और फिर इस पर बिल्ड करें, इकनॉमिक रिफॉर्म्स करें। IMF और दूसरे जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं, बाईलैटरल आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, UAE, कतर है, चाइना है, वो सारे आपके ऑन बोर्ड आएँ और आप फिर साल सवा साल हुकूमत करें, लोगों को रिलीफ दें। उसके बाद एक दफ़ा प्रोग्राम शुरू करें, डिफ़िकल्ट मैयर्स अभी लें, बाद में लोगों को उसका रिलीफ दें और इलेक्शंस पे जाएँ। लेकिन अगर आपने इंतखाबात पे जाना है तो अभी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसको पास करें और आगे बढ़ जाएं, फिर हम हुकूमत में नहीं रह सकते। तेल की कीमतें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ आइडियाज़ पे भी काम हो रहा है, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा इसकी। बाज़ आइडियाज़ ये सुजेस्ट करते हैं कि हमें कॉस्ट कटिंग सूबों से भी करवा लें, मरकज़ में भी 10-20 इधर से बचा लें, 10-20 उधर से बचा लें, 100 मरकज़ दे दें, 100-150 सूबों से ले लें और इस तरीके से करके IMF से रिवाइज्ड अंडरस्टैंडिंग करके तो मामला लेकर आगे बढ़ जाए। ये टेम्परेरी हो सकता है फेज़ 4-6 हफ्तों का, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। परमानेंट सोल्यूशन वही है कि जो आप एक कॉस्ट है उसकी वो लोगों से वसूल करें। अदरवाइज़ बजट डेफिसिट है 5,600 अरब रुपये जो एस्टिमेट किया है मिफ्ता इस्माइल ने, उसमें सूबों के सरप्लसेस निकालें 500 अरब के तो 5,100 ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट बनता है। ये IMF को आप कन्वे कर चुके हैं। अगर उससे एडिशनल कॉस्ट बुक करेंगे तो वो 6,000 तजावुज़ कर जाएगा, जो इस वक्त कोई मल्टीलैटरल एजेंसीज पाकिस्तान की बात सुनने पे आमादा नहीं है। और यही सूरत हाल लेकर इस वक्त रुपया जो है वो दबाव का शिकार है। रुपया गिर रहा है इस वक्त डॉलर के मुकाबले में, स्टॉक मार्केट बेयकीनी की वजह से गिर रही है और सियासी सूरत हाल, हर नारा, हर जलसा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका आगाज़ और इख्तिताम वो फ़ौज के ऊपर हो रहा है। ये बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, उसकी हर एक स्टेप निशानदेही करता है। कल जो हुकूमत में थे वो आज फ़ौज को ललकार रहे हैं, कल जो अपोजिशन में थे वो आज फ़ौज को सल्यूट मार रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक ने इंटरव्यू दिया। उनके जुमलों का मुआवजा अगर मैं करूं, जो इमरान खान और फवाद चौधरी ने जुमले दिए हैं, तो कल को वो जुमले नवाज़ शरीफ बोला करते थे जो आज वो बोल रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको आसिफ जरदारी का बयान सुनवाते हैं जो कह रहे हैं कि क्यों ना सल्यूट मारूं जनरल बाजवा को। यही आसिफ जरदारी साहब कुछ अर्सा पहले ये कहा करते थे कि ये तो 3 साल के लिए आते हैं, ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं क्यों ना सल्यूट मारूं क्योंकि ये अब सियासत से किनारा कश हो गए। दिखाइएगा क्या। पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो। उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उनने सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनने लिया हुआ है। ओथ पे रहे हैं, अब ओथ पे रहें तो गलत हैं, ओथ पे ना रहें तो भी गलत हैं। तो ये किस्सा नहीं चलेगा। ये शुक्र है मेरे मौला का कि इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। फ़ौज को गैर सियासी रहना चाहिए, सियासत से दूर रहना चाहिए और उसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहिए कि हम कोशिश करें कि वो सियासत के अंदर हुकूमत बनाने में या गिराने में उनका किरदार हो। लेकिन पाकिस्तान में हर सियासतदान की दिली ख्वाहिश यही होती है कि फ़ौज उससे कंधों पे बिठा के हुकूमत में ले आए। जब गिरने वाले होते हैं तो फिर कहते हैं कि जिनको भाग रहे हैं उनको पकड़ के ले आएँ ताकि हुकूमत हमारी गिरने ना पाए। लेकिन जरदारी साहब एक फ़िक्रे के अंदर तो जनरल बाजवा को सल्यूट मार रहे हैं और दूसरे जुमले में जनरल फैज़ के मतलब क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। फैज़ अमीन तो बेचारा
खुदी लाइन है। ये उनका आखिरी सेंटेंस था। बाद में उनकी पार्टी इसके ऊपर वजाहतें भी कर रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया और बहुत तफसीली इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर से पहले हो सकता है कि नई हुकूमत हो, इंतखाबात जल्दी हो जाएं, बहुत सारी और बातें कहीं। लेकिन उसके अंदर एक हिस्सा है इंटरव्यू का जो बहुत मेरे ख्याल में एक ऐसे इशू की निशानदेही करता है जिसके ऊपर हमारी पार्लिमान को, हमारे लीडर्स को डिस्कस करना चाहिए, फ़ौज को अपनी इनपुट देनी चाहिए, ताकि ये जो हर 3 साल के बाद हम एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन देखते हैं ना, उससे हम आगे निकल जाएं। सियासतदान अपना फ़ायदा सोचता है और वहाँ से इंस्टीट्यूशन उसके अंदर कहीं ना कहीं से ऐसा रोल आ जाता है कि वो ख़बरें टीवी चैनल्स पे, अखबारात पे हेडलाइंस बनना शुरू हो जाती हैं और हर 3 साल बाद ये होता है। वो है फ़ौज के सरबराह की तैनाती का मामला। जनरल बाजवा अब ऑफिशियली ISPR कह चुका है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। 3 साल मुद्दत उनकी पहले थी, 3 साल उनको एक्सटेंशन मिल चुकी है और जो रिटायरमेंट की एज अब हुकूमत ने मुकर्रर की थी PTI ने, वो 63 ईयर्स है। उस हिसाब से उनका 1 साल अभी मज़ीद लेना चाहें तो बचता है। लेकिन एक बहस है कि क्या जिस तरीके से आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीकाकार है, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, जो सीनियरिटी के ऊपर आता हो, कोई तरीकाकार वजह कर लें कि टॉप 1 है या टॉप 2 है, उसमें से एक, और उसकी मुद्दत रिटायरमेंट भी तय कर लें कि 3 साल है, 4 साल है, 2 साल है, जितना भी है, या रिटायरमेंट एज है 60 है या 63 है, जो भी पसंद हो, फ़ौज अपनी राय दे सकती है। और उस इनपुट को लेते हुए एक कानून साजी कर ली जाए ताकि इस बहस से ही आगे निकल जाया जाए और एक दफ़ा की अपॉइंटमेंट हो, नो एक्सटेंशन फॉर एनीवन, और उससे आगे निकल जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या, उनके इंटरव्यू का एक हुआ है, वो भी दिखाते हैं। हर स्टेटमेंट में मैंने कहा कि आगाज़ में भी और अंजाम में भी कहीं ना कहीं फ़ौज का ताल्लुक है। एक हमारा अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री भी है मार्शल लॉ की और हुकूमतें बनाने कराने की, IGI के ज़माने से, इस वजह से भी आता है। लेकिन कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो इदारा अपने काम पे ही रहे और सियासतदान अपना, पार्लिमान अपना काम करे। मरीम नवाज़ का एक स्टेटमेंट सुना दें, फिर अपने पैनल आज जलसे में उन्होंने क्या कहा। कभी फ़ौज को गाली देता है, कभी अदलिया को गाली देता है। तुम जब तक तुम्हारी कुर्सी रही, इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए, जिन्होंने पहले सर पे बिठा के रखा था। अब वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी गलाजत का टोकरा फ़ौजे पाकिस्तान क्यों उठाए? जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया, इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। ऑपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपको वेरी वार्म वेलकम जी स्टूडियोज़ में। डॉक्टर अशफाक तोला हमारे साथ है, हमारे मुआशियात, आपको भी तोला साहब खुशामदीद। और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN से हमारे साथ होंगे, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। इमरान इस्माइल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। सियासत में फ़ौज चाहते ना चाहते बहुत ज़्यादा उसका नाम आ रहा है, क्या करना चाहिए? शुक्रिया नदीम साहब। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ये तासुर रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें गिराने में शामिल रही। नहीं, ये सिर्फ तासुर नहीं है, IGI से शुरू कर लें आप जी। तो अमली तौर पर रोल भी उनका रहा है बहुत सारे मौके, कई जगह रोल भी रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपकी हुकूमत पे भी इल्ज़ाम था कि बनाने में उन्होंने बहुत मदद की। बिल्कुल, आर्मी और हमारी जो हुकूमत थी एक पेज पर रही, इसके बरमला इज़हार खान साहब बार बार करते रहे। और मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत के साथ फ़ौज पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए, क्योंकि इदारे की हैसियत से वो एक पेज पर हों तो। सर, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल थोड़ा सा इस पर चाहूँगा खुल के बात करें। मेरा मकसद किसी को हदफ़े तंकीद नहीं बनाना। फ़ौज को कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर हुकूमत की भरपूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट का अदारे, हमारे बेटे हैं, आपके बेटे होंगे, तोला साहब के बेटे होंगे जो फ़ौज के अंदर जाते हैं। लेकिन इशू सिर्फ तब आता है कि जब कोई हुकूमत साजी में या हुकूमत गिराने में उनका रोल आ जाता है। आप सेम पेज तब तक कहते रहे जब तक आपकी हुकूमत गई नहीं थी। जब आपकी हुकूमत गई तो फिर आपने वो मीर जाफ़र, मीर सादिक और पता नहीं क्या कुछ कह दिया। कोई मुनासिब तरीकाकार हो सकता है वर्किंग रिलेशनशिप रहे हो? एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आप भी जानते हैं इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, शायद उससे थोड़ा कम जानते होंगे या ज़्यादा। लेकिन इमरान खान एक तो अपने दिल में रखने वाले आदमी नहीं है। उनके जो दिल में है वो मुंह पे उनके आता है और बरमला आता है, वो बात भी करते हैं, एंड इज़ नोन फॉर दैट।
ये जो तासुर दिया जा रहा है ना कि जो बात इमरान खान साहब करते हैं वो अफवाज पाकिस्तान को, जिस दिन उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को या किसी फौज के जनरल को कुछ कहना होगा तो वो खुल के कह देंगे, ही इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। अब जो ये हम जिसकी बात करें, जैसे नवाज शरीफ ने 14 बार नाम लेके जनरल बाजवा को बुरा भला कहा, दोनों मरियम ने भी कहा, मरियम ने कहा, उसके अलावा जो सफदर शरीफ साहब हैं उन्होंने भी कहा, ये हमजा शहबाज ने, कौन था इनमें जो नहीं कहता था अलावा इनके शहबाज शरीफ के, बाकी सब हमजा और मिखा शहबाज दोनों ने इतनी हिम्मत नहीं पकड़ी, नवाज शरीफ और मरियम दोनों कहते रहे, बार बार कहते रहे, तो वो कहते रहे, तो वो उस वक्त उनको लग रहा था कि बाजवा साहब बहुत बुरे आदमी, उस वक्त वो अपोजिशन में बैठे हुए थे ना। हाँ यही तो कह रहा हूँ, हुकूमत में फौज और तरह से लगती है, अपोजिशन में और तरह से लगती है। कह रहे हैं आज वही लोग जो उनको बुरा भला कहते थे वो कहते हैं जिनको सैल्यूट मारना चाहिए। आप क्या कहते हैं, सीधा करना चाहिए। आप क्या कहते हैं आज? मैं तो जाती राय में नहीं, मैं ये समझता हूँ नदीम साहब के फौज पाकिस्तान का पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक और लेना देना नहीं होना चाहिए। ये कुछ आदतें हमारे अपने सियासतदानों के अंदर भी बहुत हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी किसी को अप्रोच करूँ कि जब PTI ज्वाइन कर लें तो उसका पहला इशारा होता है यार वो ज़रा वहाँ से फ़ोन करा, ये इशारा भी यही करते हैं, ये तो कि वहाँ से पहले चेक कर लो। मैं जब गवर्नर बना ना उसके बाद इलेक्शन में सेनेट गया, तो जो आता था मिलने आया कि जी अब मिलने आए, उनको पता था कि सेनेट के इलेक्शन के लिए टिकट मांगेगा या सपोर्ट मांगने के लिए आ रहा होगा, वो आके कहेगा इमरान साहब इस साथ ने नाल ने साढ़े फिक्र सेट हो गया, बस आपने हाँ करनी। मैं कहती भाई जब इधर से सेट हो गया तो फिर मेरे पास क्या कोई कोई किसी का नाम ले रहा है तो मैं अच्छा, ये आके आपके ऊपर वो टिकट लेने के लिए, आपके दबाव डालने के लिए आके ये भी कहते थे कि मैं मामला सेट है, वैसे भी बात हो गई है, जनरली लोग बात शुरू करते हैं। अब सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं जनरल फैज के पीछे। ये वही लोग हैं जो कल तक जनरल फैज को सर पर बिठा देते, सराखों पर बिठा देते, मिलने के लिए लाइनों में खड़े होते थे, बेचैन रहते थे, पूछते थे एक दूसरे से। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक दूसरे पूछते यार तुम्हारी है कोई फैज साहब से, कोई फैज साहब उनसे कोई है? वो पहले फैज साहब खुडे लाइन का जिक्र किया है, वो भी मीटिंग ऐसे ही करते थे, आपसे कोई छुपी बातें नहीं है ये, वो नहीं आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गया। वो अब चल रहा है, वो खुडे लाइन की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब नहीं है ये रवैया। बयान और सुना लूँ, तोला साहब से भी राय लेते हैं। जलसे जुलूसों में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन फवाद चौधरी ने भी कल एक जिक्र किया, मैं वो भी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा एक टेम्पो चेंज होता है। हुकूमत में रहते हुए कहते हैं आप सेम पेज, वेरी वेल डन, कुर्बानियाँ, आप हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या कहते हैं, दिखाइएगा। जनाब चेयरमैन, हमारा मुल्क हमारा घर है, इसके मालिक अवाम है, अवाम के नुमाइंदा आप हैं। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया है, और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जनाब वजीर आजम, चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। जब डाकू हमला कर रहे हैं तो चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता, तो वो चौकीदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कराएं। इट्स अ वेरी मीनिंगफुल एंड पावरफुल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। इसके आगे जाके वो कहते हैं कि इससे पहले कि अवाम सुओ मोटो लें, वो सुओ मोटो लें जिनको आइन ने इख्तियार दिया हुआ सुओ मोटो लेने का, और इलेक्शन कराओ। ये बड़े तगड़े स्टेटमेंट थे तोला साहब, आपको पता नहीं पसंद आए हैं कि नहीं पसंद आए, लेकिन जलसों में भी मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है गर्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत से वैसे मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर शोला बयानी तो फिर अब आखिर तक पहुंच चुकी है ना हर तरफ से। लेकिन बनेगा क्या, क्योंकि ये शोला बयानी ने इकॉनमी को मरवाया है, जिसकी वजह से मैंने आपको बुलाया। इसको थोड़ा तवाज़ुन भी चाहिए ना, एक वर्किंग रिलेशनशिप रहनी चाहिए। कहीं फ़ौज की मदद से PTI की हुकूमत जब बनी थी तो हमें सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, चाइना से इनिशियली पैसे नहीं थे मिले। रियलिटी ये है कि आपको आर्मी चीफ को साथ विज़िट करवाना पड़ा था पहले, फिर दोनों इकट्ठे गए थे। प्राइम मिनिस्टर भी, पहले प्राइम मिनिस्टर के विज़िट में सऊदीज़ ने हमें पैसे नहीं थे दिए, ये सेकंड विज़िट था उनका जब आर्मी चीफ के साथ गए थे, फिर पैसे मिले थे। जी, एक ऑडियो लिंक आया भी था आर्मी चीफ साहब का कि मैं गया था, खुद जाता था। पता नहीं उनका ऑडियो लिंक है कि नहीं, मतलब हम तो विटनेस किया हुआ है ना सारी चीज़ें। ये रियलिटी है, $10 अरब का पैकेज उनकी मदद से मिला था, तो हमें उनसे वर्किंग रिलेशनशिप का फायदा भी है हुकूमतों को। नहीं, देखें, ललकारने की वजह बात तो है ना, वो भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लिए उनको भी करना है, ठीक है ना। जो हम सोचते हैं, हमारे दिल में एक जज्बा धड़कता है,
वो सरहदों पे हमारी तो हिफाजत फिर उनको करते हैं। चौकीदार बोले अभी या उनको क्या बोले? मैं सर ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा कभी भी। वो मुहाफिज हैं और मेरा ख्याल है हमें इनको, अगर हमें चौकीदार कहना है तो हम अपने घर का एक बच्चा भेज देते हैं, फिर देखते हैं वो चौकीदार है कि मुहाफिज है। ये दो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। किसी भी पार्टी को मेरा ख्याल है एक हद तक रहना चाहिए, हद से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना। और ये सारी सियासी जमातों नहीं, अपोजिशन में लहजा और अपनाया, हुकूमत में लहजा और अपनाया। सर मैं आपको ये हकीकत कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का दुख होता है कि हम देखें, अगर आपकी सियासी जंग है किसी की भी और किसी से भी है, तो सियासत का मैदान खुला है, आपकी आज़ादी है, आपका आइन है, आप आइनी तौर पे लड़े। और जैसे बिल्कुल इदारों को हमें मेरा ख्याल है थोड़ा दूर रखना चाहिए। एक रोल है मोहसिन रांझा साहब से भी पूछना है। रांझा साहब, एक अभी मुस्बत चीज़ इस सारे क्राइसिस से ये निकल सकती है कि आप फौज को सियासत से दूर रखने का कोई तरीकाकार वजह कर लें। आर्मी चीफ की जो तकर्री का तरीकाकार है उसके ऊपर भी, जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी, तोसी ना होने के ऊपर भी कानून साजी कर देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वन ऑफ अपॉइंटमेंट हो, गवर्नर स्टेट बैंक भी और इसी तरीके से आर्मी चीफ भी। ये बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये टेबल पे होना ही नहीं चाहिए कि बाद में एक्सटेंशन होनी है, एक ही दफ़ा की पोस्टिंग। क्या कहते हैं आप रांझा साहब? देखिए, बात आपने बड़ी सही की है। वैसे तो आर्मी चीफ की चाहे अपॉइंटमेंट है या तकरीरी का मामला है, इसके ऊपर ये पहली दफ़ा एक सिचुएशन बनी थी और मेरी भी ये राय ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें देखनी चाहिए वो मेरिट को देखना चाहिए, काबिलियत को देखना चाहिए। उसके मुताबिक अब जुडिशरी के मामले में हमने 18वीं तरमीम में ये अमेंडमेंट एक डाली थी कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो बाय द ऑपरेशन ऑफ द अमेंडमेंट खुद ब खुद ही जज बनेंगे। उसमें वो उस तरह की रिकमेंडेशंस और चीफ जस्टिस का वो नहीं होगा, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब इस चीज़ को हम अफवाज की तरफ लेकर आते हैं तो उस वक़्त कुछ ऐसे सवालात उठते हैं जहाँ पे सीनियरिटी के साथ साथ आपकी कॉम्पिटेंस और इन चीज़ों को भी देखे जाने के ऊपर जोर दिया जाता है। सर आप इस पे फौज पे भी रांझा साहब इनपुट ले सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि फौज के जो जनरल बड़े मेरिट बेस्ड उनका जो प्रमोशन का सिस्टम है ना, बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम है और कम्पेटिटिव सिस्टम है। वो सेकंड लेफ्टिनेंट से ऊपर आते आते बंदे को कुछ 100 दफ़ा छलनी से गुजारते हैं, फिर वो स्टेज तक आता है। वो जो 10-20 जर्नैल ऊपर आते हैं तो वन शुड एक्सपेक्ट कि दे आर ऑल वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी प्रोफेशनल। तो उसमें सीनियरिटी का उनसे इनपुट ले लें फौज से कि वो क्या कहते हैं, सीनियर मोस्ट को लगाना है या टॉप 2 में से लगाना है। सियासत ही खत्म हो जाएगी, लेकिन एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए टेबल पर कभी भी, बाय लॉ ख़त्म हो जानी चाहिए। जी, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें उनको अदारे को जिनका मामला है ज़ाहिर है उनको भी लेना चाहिए, रूल्स भी बनने चाहिए आर्मी एक्ट के भी, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। स्टेट बैंक में भी अब देखें, अब स्टेट बैंक आ गया तो आप एक बाकायदा जो अपॉइंटमेंट करते हैं स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट की, उसमें हम बाहर से कई दफ़ा लोग ला के बिठा देते हैं। उससे बेहतर ये है कि फिर आप या तो उस प्रोसेस के बीच में आप स्टेट बैंक के जो मुलाजमीन शुरू से आ रहे हैं, जिस तरह आर्मी में एक लेफ्टिनेंट आता है फिर ऊपर तक जाता है, वो तो है तो अदारे का ही बंदा, उसी तरह आप फिर या तो इसमें से भी आप ये डिसीजन करें कि स्टेट बैंक के बीच में से आप लोगों को ऊपर लेकर आएंगे और वही प्रेसिडेंट बनेंगे। पहले स्टेट बैंक में एक अकाउंट ऑफिसर से स्टार्ट किया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बैठ के कानूनी और वैसे भी सोच समझ करने की ज़रूरत पड़ती है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना भी चाहिए। उनके बगैर तो ये इस्लाहात जो हैं वैसे भी मुमकिन नहीं हो सकेंगी। दुरुस्त। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इंतखाबात कब होंगे, अभी फ़ौरन या 1.25 साल के बाद? आसिफ जरदारी साहब इसके ऊपर आज क्या कहते हैं, दिखाइएगा। लोग अब टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फ्रेश इलेक्शन कराओ कि जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो हमें करने दो। हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months, 4 months, there is not an issue. 3 माह या 6 माह ये इशू नहीं है। एक आम बहस ये है, इमरान इस्माइल साहब इस पर रोशनी डालेंगे, कि ये अक्टूबर के करीब कहीं नवंबर के शुरू में ख्वाजा आसिफ ने भी इशारा किया इस ज़माने में कई इलेक्शन होंगे। लेकिन क्या इस तरीके से जैसे अभी हुकूमत चल रही है 1 माह विदाउट एनी एक्शन चल सकती है? इमरान इस्माइल साहब। नदीम साहब देखें, बात यह कि सबसे बड़ी डिमांड तो बिलावल जरदारी करते थे कि अगर तुम मर्द के बच्चे हो, आपको याद होगा वो उनका, कि खान को वो कहते थे कि अगर तुम मर्द के बच्चे हो
तो आओ इलेक्शन कराओ, मैदान में निकलो। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर मर्द के बच्चे हो तो आओ इलेक्शन कराओ, मैदान में निकलते हैं। किस चीज़, हाथ कंगन को आरसी का घोड़ा भी है और मैदान भी है, लेट्स डू इट। ये इकोनॉमी की जिस वक्त हालात है ना, ये इस टूटी फूटी और मांगे तांगे की हुकूमत से नहीं चल सकते। ये इनमें काबिलियत है या डरते हैं आपसे, आप जलसे जुलूस करते हैं, घबरा जाते हैं, जलसा भरा होता है खान साहब? नहीं, ये तो देखे ना, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक टीवी पर बैठ के बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 136 रुपए का पेट्रोल हो गया और इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि गरीब का तो गला घोंट दिया और फलां कर दिया। और जैसे हुकूमत मिली तो उन्होंने आके कहा कि जी इमरान खान 136 रुपए का पेट्रोल बेचते रहे, बड़ा जुल्म किया, उनको तो बढ़ा देना चाहिए था, ये तो बड़े ज्यादती की बात है। और वो आज भी वो सर पकड़े बैठे हैं कि जी किसी तरह मैं इसको 50 रुपए बढ़ा दूं। देखिए बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपकी कॉल और फेल में तजाद क्यों है? अब आप करें ना उसको 136, आप कह रहे थे मैं करूंगा, आटे की कीमत कम करें, दाल की कीमत कम करें, कहते थे हम आएंगे तो सारा कुछ सीधा हो जाएगा, हम छू मंतर करेंगे और सेट कर देंगे। और आप हर चीज वो डाले चले जा रहे हैं जी वो तो इमरान खान ने आटा बढ़ा दिया, चीनी उसने बढ़ा दी जी, आप कम कर लेना। तो फिर आपको क्या नजर आता है, इलेक्शन होंगे भी या ये 6 महीने चलाएंगे ऐसे? नहीं, ये तो नहीं चला पाएंगे। आप ये अभी देखिएगा जो खान साहब अभी इस्लामाबाद में अपना शोडाउन करने जा रहे हैं पब्लिक स्ट्रेंथ का, ये उसके बाद तो बिल्कुल इनकी वो क्या कांपे टांग जाएंगी, हाँ जी, बस वो दिन करीब आने वाले, वो दिन करीब है। थोड़ा सा इकोनॉमी का क्या बनेगा, एक वेरी ब्रीफ एनालिसिस। इकोनॉमी चलेगी या इकोनॉमी बैठ जाएगी? इकोनॉमी इस हालत में जो है वो आपको बिल्कुल पता है कसम पुरसी के आलम में है। 10 अरब डॉलर के साथ कितनी देर हम ऐसे ही चल सकते हैं विदाउट IMF, विदाउट बायलैटरल बेल आउट पैकेज? 10 अरब डॉलर को कितनी देर खींच सकते हैं? 3 महीने मैक्सिमम 3 मंथ्स। तो इसका मतलब है कि एक्शन ना लिए तो मसाइल बहुत संजीदा। देखिए एक्शन तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे आपने शुरू में प्रीएम्बल में कहा, अब 476 अरब रुपए का ये पैकेज था जो कि मेरा ख्याल बजट में है 476 अरब रखा हुआ? बजट में था ही नहीं, अनफंडेड है, ये अनफंडेड है, कोई पैसा नहीं रखा हुआ 476 अरब, बियॉन्ड एनी आउट ऑफ डाउट। ये आप जिम्मेदारी से बता रहे हैं? मैं बड़ी जिम्मेदारी। तो 476 अरब इसका मतलब है इसका ब्रेकडाउन में आपको अगर चाहिए तो नहीं, ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, लेकिन 476 का मजीद हम कर्जा डालेंगे फिर? वो इंशाल्लाह माशाल्लाह के तरीके से आया था कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, जैसे पाकिस्तान चला रहे हैं हम, अल्लाह पाक फजल करेगा इंशाल्लाह। वो नहीं था। और अगर आप देख लें इसके तादाद भी आप देख लें, 476 का टोटल पैकेज है। और जब शौकत तरीन साहब ने 9 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 367 अरब की बात की थी। खान साहब ने जब अपनी बताई थी तकरीर में तो उन्होंने कहा हमने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किए हैं तो आई वांट 476 का मतलब ये होगा कि 5600 अरब मिफ्ता इस्माइल पहले बचा चुके हैं कि फिस्कल डेफिसिट बनता है, उसमें से 500 अरब ये इसमें शामिल होगा, इसमें से ये 500 डाल दें तो वो 6000 से ऊपर नहीं, ये शामिल होगा। PMLN के ये 476 इसमें शामिल नहीं है, ये शामिल करें अगर ये कहते हैं मिफ्ता, बिकॉज के वो क्योंकि मैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, उन्होंने अगर किया है तो अलग बात है। मगर मैं ये समझता हूँ, देखें 2-3 चीज़ें आपके प्रोग्राम में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि 14 जनवरी को आप एक रिवर्सल लाते हैं, बजट मिनी बजट आप लाते हैं और 350 अरब के सेल्स टैक्स को आप कम करते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं रेवेन्यू अपनी। 14 फरवरी को आप 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं, आप 27 फरवरी को आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ाते हैं और 28 को सब आप रिवर्स करते हैं। देखिए ये टारगेटेड सब्सिडी होती ना तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी होती। आप बिल्कुल गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए था, एहसास प्रोग्राम आपके पास था जो अब BISP है, और इसके अलावा एक एलिवेटेड डेटा भी था। अगर इन दोनों की मैं कॉस्ट मिला लूँ जो मुझे नज़र आ रही है तो 100 अरब के अंदर आती है, यहाँ पर ये 476 अरब है। रंजन साहब, इस वक्त जो लंदन में मीटिंग हो रही है उसके सामने जो सर फहरिस्त 2 एजेंडा आइटम्स हैं, उसमें से एक ये है कि IMF से कैसे डील करना है। जो चीज़ें आपके सामने हैं उसमें तो आपको 30-40 रुपये पेट्रोल भी और डीजल भी फौरी तौर पर ऊपर करना है, फिर आप आगे चल सकते हैं, बाकी वो एडजस्टमेंट बोलेंगे कि बाद में करें। 73 रुपीज़ ऑन डीजल एंड 45 रुपीज़ ऑन पेट्रोल, ये 2 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं मिफ्ता उनसे। आप बताइए कि ये रास्ता इख्तियार करना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि सूबे और वफाक मिल के कॉस्ट कटिंग करें और आगे लेकर चलें अगर IMF राज़ी हो जाए। लेकिन इन एनी केस आपको सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, चाइना से और IMF से डॉलर चाहिए। कौन सा रास्ता आपके लिए इस वक्त आगे खुला है? मुझे तो लगता है कि दरवाजे बंद हैं अभी आपके। आप जो फरमा रहे हैं, देखें आपने बड़ा अभी जो गुफ्तगू हुई उसके अंदर एक बड़ी वाज़िया चीज़ डिस्कस हुई है। तकरीबन 102 अरब रुपए ये माहाना जो है इस वक्त हुकूमत को देने पड़ रहे हैं इस तेल की कीमतों के ऊपर, जो सब्सिडी की अमाउंट है जो अप्रॉक्सीमेटली है मेरे ख्याल से।
अब ये जो भी किया गया, जो उसके मकसद थे, IMF के पैकेज को जो उसको वायलेट किया गया या एग्रीमेंट को, और फिर उससे ये उसका मकसद इमरान खान का ये था कि मैं जाती बारी अपने ऐसे काम कर जाऊं ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मैं चैलेंजेस बनाऊं। तो जानबूझ के, और फिर मज़े की बात यह है कि जब सब्सिडी दी गई और ये जो 102 अरब रुपया माहाना, इससे आवाम से झूठ बोला गया और लोगों को कहा गया कि हमने जी पैसे रख दिए, और ये झूठ था। कोई पैसे नहीं पड़े हुए थे और पैसे हुकूमत को अपनी जेब से डालने थे। कुछ पैसे मुख्तस भी नहीं किया गया कि जी 4-5 महीनों के लिए मैंने हाथ हो गया और पैसे जो है मुख्तस हो गए। असल में जब आप हुकूमत में बैठे हो ना, तो रांझा साहब उस वक्त ये एक्सक्यूजेज आप लोगों को कहते रहे कि ये पिछली हुकूमत की नालायकी के सबब हम ये दिन भुगत रहे हैं। PTI भी 3.5 साल ये कहती रही, लेकिन यू हैव टू गिव, आप इसीलिए आए हैं ना इनको गिरा के। हाँ, अब देखें, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस वक्त जो है आप मुझे ये बताएं कि एक माशी इदारे से आपने कमिटमेंट की, आपने वो वायलेट की। आप जाती बारी एक पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए और एक झूठी सिंपैथी समेटने के लिए फिर आप क्या करेंगे? फैसला क्या है? आज लास्ट लंदन आप फिर फैसला क्या है? कीमतें बढ़ाएंगे या इलेक्शन में जाएंगे? और यही तो क्रिटिसाइज करते थे कीमतें बढ़ाने के ऊपर पेट्रोल की। इसका हमें इसका ये पता है, हमें इस चीज़ का ये बखूबी अंदाज़ा है कि इसका सबसे पहले तो चैलेंज जो भी है कि हमें रिव्यू में जाना पड़े, हमें उसका IMF के साथ, हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये ना करें। अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब जब मीटिंग भी हुई और हमारी पार्टी के बीच में भी यही राय आ रही है कि इसको इस तरीके से कंटिन्यू करें। जाहिर है इमरान खान ने एक चाल चली थी कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया। आप रांझा साहब कह रहे हैं कि ये सब्सिडी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ये फैसला है आपकी जमात का? हमारा ये ख्याल यही है कि हम इसको कंटिन्यू करें, लेकिन जो अब चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को भी देखना है, और उसमें बेहतर है कि अब वहाँ पर वो मीटिंग हो रही है तो उसके बीच में डिसाइड होगा कि ये किस तरीके से किया जाए। लेकिन जल्दी मैं ये समझता हूँ कि जो इससे पहले कि जो भी इकॉनमी की सूरत हाल है, जब तक IMF से, और जिस तरह आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कोशिश की, वो सऊदीया भी गए, वो मिडल ईस्ट में भी वहाँ पर भी मिले ममालिक में गए, और अभी आगे से भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो पाकिस्तान आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो इमरान खान ने अपनाया था। पहले आर्मी चीफ को साथ भेजें, विजिट करवाएं और फिर खुद जाएं। इमरान इस्माइल साहब, आप इस पे क्योंकि तजर्बा एक दफ़ा कर चुके हैं, 2018 में ऐसे ही हुआ था। इमरान खान गए थे उम्रा करके, बड़ी उन्होंने चाय वाय पिलाई और वापस भेज दिया। फिर खशुगी का वाक़या हुआ था जब खान साहब गए थे, तो उसके बाद हमें ऑयल मिला था, ऑयल की सूरत में आर्मी चीफ को विजिट के बाद मिला, आर्मी चीफ के साथ। लेकिन पहले कमिटमेंट्स हो गए थे, उसके बाद कुछ भी कमिटमेंट पहले विजिट में नहीं थी। चिट्टा जवाब मिला, पहले में थे या दूसरे में थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप हर 3-4 साल बाद आ जाते हैं, हम कितनी दफा थे, बाद में कर्जा भी माफ करवाते हैं हमसे, ये जवाब दिया था उन्होंने। मुझे मोहसिन रांझा साहब की बात पसंद आई कि वो कह रहे हैं कि जी वो सब्सिडी के साथ इसकी कीमत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बड़ा गलत किया ये सब्सिडी के साथ तेल देखिए। तो मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, आप करें तो रामलीला। आपने नून लीग वालों के साथ कर दिया धोखा। उनका ख्याल था कि मामला बड़े सीधे सीधे हैं, अब आगे पता चला है, अब अंदर आके पता चला है कि अंदर जो है ना वो लैंड माइन फिट हुई हुई है। अभी भी वक्त है, इलेक्शन करा के भाग जाए, जान बचा लें। हाँ जी। मैं नदीम साहब सर, ऑन सीरियस नोट, ये जो तोला साहब कह रहे हैं ना कि 3 महीने चल सकते हैं, ये 3 महीने भी इन्होंने रायत के साथ कहा है, क्योंकि $10 अरब भी अपना नहीं है, इसमें सऊदी, चाइनीज और यूएई का पैसा पड़ा हुआ है, फॉरवर्ड स्वैप भी है। तोला साहब बैठे हुए हैं, ये जो फॉरवर्ड स्वैप किए हुए हैं, ये जो फॉरवर्ड स्वैप हमने किए हैं, जो लोकल डिपॉजिट्स हैं, उसके भी 4 बिलियन आउट ऑफ 7 बिलियन वहाँ पर। तोला साहब बैठे हुए हैं, मैं आई वुड लाइक टू टेक एडवांटेज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। 2018 में एक्सपोर्ट्स जो थी ना हमारी, वो 24.7 बिलियन थी, और जब हमने छोड़ा है तो 32 बिलियन हो चुकी थी। हमने जब 2018 में रेमिटेंस जो है, इंपोर्ट भी साथ बता देना, बता रहा हूँ, 19.6 बिलियन थे, और जब हमने छोड़ा है 31.3 बिलियन हो गए। हमने जब इंपोर्ट जो है 28% इंक्रीज हुई ड्यू टू कमोडिटी के उसके हिसाब से $75 अरब, $45 अरब का ट्रेड डेफिसिट आप छोड़ के जा रहे हैं, उसको फाइनेंस कौन करेगा? 61 बिलियन से जो है वो 45 $75 अरब हुए। सर अब
आपका $300 का आपका जीडीपी है टोटल, और उसका आप करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 $45 बिलियन आप ट्रेड डेफिसिट छोड़े जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया $92 बिलियन से $15 बिलियन कम लेकर, ये दोबारा 18-19 पे जा सर मैं इसको एक फिगर को आपको चैलेंज आपका 30 जून का नंबर फाइनल हो जाए। हाँ जी 30 जून का नंबर फाइनल हो जाए, पता चल जाएगा आपके ट्रेड नंबर फाइनल रिकॉर्ड निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो 14 आइटम्स में बना के लाए, आपके पास टाइम नहीं होगा, बट आई कैन शेयर विद यू कि आप उसको आराम से देख डिसाइड करें बैठ के। तोला साहब हर चीज में पॉजिटिविटी है। नहीं सर, दुरुस्त नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको मैं पढ़ देता हूं, तोला साहब बैठे हैं। एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ आई, नहीं बिल्कुल, मैं एक करके ना, इमरान भाई से बड़ी नियाजमंदी भी है ना हमारे, तो इज एक्सीलेंसी रहे, गवर्नर रहे ना हमारे, तो और मेरे बरकरार रखिएगा। नहीं मैं आपको हमेशा वही इज्जत दूंगा जो पहले सर। आप देखिए, एक्सपोर्ट बिलाशुबा जो वैल्यू में बढ़ी है सर, क्वांटिटी में इतनी नहीं बढ़ी है। वैल्यू ग्रोथ देखिए मैं आपको बता, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं डॉलर हमारे पास आया, मैं इसका नहीं कहूँगा आपको। जो वैल्यू ग्रोथ आया वो ये हुआ, जैसे कॉटन 60, आपकी टेक्सटाइल 65% है। उस वक्त डॉलर जो आपका पर पाउंड जो आपकी जो टेक्सटाइल की जो कॉटन थी वो $0.60 सेंट्स पर पाउंड थी, आज $1.4 है। तो आपकी काफ़ी क्वांटम जंप आपका कॉटन। आप किसी टेक्सटाइल वाले को बिठा लें सर, मैं बिठा लूँगा, आप मुझे ना बुलाएं, किसी टेक्सटाइल वाले को बुला लें, किसी को रैंडम जो आपको समझ, एक्सपोर्टर को, गुल अहमद को बुला लें, किसी और को सर क्वांटिटी की बात और सर 70% इसका इंपोर्ट, क्वांटिटी भी बढ़ी है सर, क्वांटिटी इतनी नहीं बढ़ी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा। 6 महीने की मैंने मोहम्मद सोहेल से पूरा डेटा लेके एनालाइज करवाया, पिछले साल से ग्रोथ लार्जली इट्स वैल्यू ड्रिवन, लार्जली इट्स वैल्यू एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी डेफिनेटली कम है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान इस्माइल साहब, वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारे लिए? रास्ता क्या, सड़कों पे मारामारी या कोई और रास्ता भी है? दो ही रास्ते हैं नदीम साहब, होना इलेक्शन है, द इजी वे और द हार्ड वे। ये हुकूमत में इजी वे क्या है? जी इजी वे क्या है? इजी वे ये है कि एमिकेबल हो जाए, अभी कोई बात कर लेंगे, इलेक्शन की तारीख तय कर लें, लेट्स डू इट। हार्ड वे मार्च में पता लग जाएगा, मार्च के अंदर, फिर ठीक है, फिर आप ऑल आउट जाओगे, फिर हम और भी पार्लियामेंट की दीवारें फलांगनी पड़ी तो फलांगेंगे, वो हम देखेंगे। इसमें खान साहब ने जो प्लान किया ना मार्च का, वो उन्होंने बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखा हुआ है। अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया, पब्लिक नहीं किया, पार्टी के लोगों को नहीं बताया उन्होंने। लेकिन हार्डवेयर से तो यही मुराद है ना, पिछली दफा भी आप आए थे तो वो क्रेनें लेकर आ गए थे, वो पैट वाले, तो वो आप गेट वेट तोड़ दिए थे आपने, दीवार तोड़ दी, वैसे ही काम करें। हमारा कोई वायलेंट होने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जिस तादाद में पब्लिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पब्लिक निकलेगी और पूरे इस्लामाबाद में लोग होंगे यहाँ पे मौजूद, वो उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो एक रेवोल्यूशनरी सूरत इख्तियार कर सकता है। वो कोई एक नॉर्मल मार्च या नॉर्मल पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से क्या मुराद है? क्या करेंगे? लोग आएंगे तो कब्जा कर लेंगे, वो तो लीडर की कॉल के ऊपर है ना कि वो क्या कॉल देता है। कब्जा नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन का ही अनाउंसमेंट होना पड़ेगा। वो मैंने आपसे कहा ना, द इजी वे, द हार्ड वे, द इजीएस्ट वे। अभी गए मैं नहीं कराता इलेक्शन, फिर क्या करेंगे? फिर हम खान साहब बताएंगे कि हम क्या करेंगे। हम 126 दिन का धरना कर चुके हैं, हमें फिर दीवारें फलांगेंगे आप, उसका तजुर्बा भी है। रांझा साहब से पूछ ले, रांझा साहब आप तैयार हैं? वो कहते हैं इतनी तादाद में लोग आएंगे, इलेक्शन तो अनाउंस करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि तादाद चाहे जितनी भी ले आएँ, वो उनका जमहूरी हक है, और ये अपना जमहूरी एक्सरसाइज आइन और कानून और अदालतों के फ़ैसलों की रोशनी में रहते हुए अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, बिल्कुल करें। बाकी रह की बात कि अगर ये एक बैठी हुई एक जो गवर्नमेंट है उसको अगर ये हटाने की कोशिश करेंगे ज़ोर लगा के यूज़ ऑफ फोर्स के थ्रू, तो फिर ज़ाहिर है यूज़ ऑफ फोर्स जो है उसको तो वैसे भी कंडेम करेंगे और उसको लीगली तौर पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी करेंगे। बेहतर ये है कि ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है ये उसको अपने लॉ और उन पैरामीटर्स के बीच में रहते हुए एक्सरसाइज करें तो बेहतर है। और मेन जो अहम बात है वो ये है लोग जब इतनी तादाद में आए हो ना, कभी फोर्स इस्तेमाल हो नहीं सकती, ये प्रैक्टिकली आप ज़हन में रखिएगा। इसलिए पोलिटिकल ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल में लानी चाहिए। आपका भी फ़र्ज़ है, इनका भी फ़र्ज़ है, दोनों का, कि सूरत हाल ख़राब ना करें। उसमें पॉलिटिकल ऑप्शंस पे हम आपको ये बताते हैं कि एक तो ऑप्शन ये है कि ये अपना ज़ाहिर है डी चौक पे अदालतों ने मना किया हुआ है, ऑर्डर्स हैं कोर्ट्स के, तो इनको चाहिए कि कोई और अल्टरनेट जगह जो है वो हुकूमत इनके साथ बैठने के लिए तैयार है और बात तो आप इनको डी चौक में नहीं आने देंगे, धरना देना चाहते हैं।
देखिए डी चॉप पे तो अब कोर्ट्स ने लिखा हुआ है, तो अब हम अदालतों की ऑर्डर्स की जो वायलेशंस हैं वो करें। पूरी जो लाइफ है पूरे लोगों की, सरकारी मशीनरी पाकिस्तान की सारी जो मेन दफातर हैं तमाम अदारों की वो वहाँ पर हैं, उन सबको बंद कर दें, पाकिस्तान को बंद करने की कोशिश करेंगे जो ये अक्सर करते हैं। लेकिन खैर चाइना में जब CPEC साइन हो रहा तो इन्होंने यही किया, पता नहीं अब वो एक अलहदा बहस है कि ये क्यों आए, किस लिए आए, किसके कहने पे आए, उस वक्त कौन सा एजेंडा था। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस तरह की कोई और सूरत हाल हो। पाकिस्तान एक इकॉनमिक के सिचुएशन से, क्राइसिस से गुजर रहा है जो कि इनका पैदा किया है, वो उसको हमें सीधा करना है। हो सकता है गैर मुल्की बैरून मुल्क से जो हैं हेड ऑफ़ द स्टेट्स वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हों और सीरियस लेवल पे मीटिंग्स हो रही है, और ये डी चौक में ट्रैफिक ब्लॉक करके बैठे हों, जिस तरह चाइना के सदर का दौरा कैंसिल करा। तोला साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। कानून को हरकत में आना पड़ेगा। आपको क्या नजर आता है, कोई एमिकेबल वे आउट नजर आता है या आपको सियासी तनाव नजर आता है? देखिए मेरा ख्याल है बेटर सेंस प्रिवेल, सब स्टेक होल्डर्स को शुड प्रिवेल, लेकिन वो बाहर नजर नहीं आती। देखिए वो तो अब वो हालात पे मुनसर होगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये भी मामलात, मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई खान साहब ने जब कहा कि एक अदालती कमीशन बन जाना चाहिए, वो अदालती कमीशन, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की हमारे चीफ जस्टिस साहब की, तो कि वो बड़े अपराइट आदमी है। तो मेरा ख्याल है वही कमीशन अगर ये बता दे कि कोई ऐसी वो कोई कंस्पिरेसी नहीं हुई थी, तो फिर मेरा ख्याल है हुई थी आदर में। नहीं, अगर तो हुई हो ना तो फिर तो डी चौक में सजाए मौत उन लोगों को देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी चाहिए। मैं तो अगर नहीं दी थी लेकिन तो फिर आप मान जाएंगे, ये भी तो बात है ना कि आप मान लेंगे। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे नदीम साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चोरी की हुकूमत है, 2 वोटों पे खड़ी हुई है, 24 लोग हमारे खरीदे गए, आपके सामने हुआ, रातों रात सारे सौदेबाजी हुई। आज कौन से आइन और कानून की हम बात कर रहे हैं कि जी जो आइन के पैरामीटर और उसके अंदर रहते हुए करेंगे? तो ये सारी जो हुकूमत बनी है, फॉर्म हुई है, ये आइन के अंदर रहते हुए बनी है। टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया, इसको फिर आइंदा किसी प्रोग्राम में और बहस को। इमरान इस्माइल साहब, अशफाक तोला साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।